हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था, हमने क्या क्या डिस्कस करा था भाई, उसको फटाफट थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस करा था बताओ भाई। हमने नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बाद कि टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग कैसे एम्प्लॉयड हैं और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी थी। और साथ ही साथ हमने ये बात करा था कि एम्प्लॉयमेंट जो है हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे वो देश के लिए उतना अच्छा होगा, है कि नहीं। ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा था और उसमें हमने डिस्कस करा था किसके बारे में, एमजी नरेगा के बारे में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये वाले एक्ट के बारे में हमने देखा था, जिस एक्ट के तहत या जो एक्ट जो है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है रूरल एरियाज के लोगों को। ये बात याद रखना है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा था। आज जो होगा हमारा फोकस होगा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लेकर, क्योंकि अब इसी को थोड़ा सा अगला अगर बोला जाए सेक्टर्स में दो और सेक्टर्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इन दोनों में अगर बेसिक सा डिफरेंस देखा जाए ना, तो जो भाई टाई बेल्ट पहन के बढ़िया से अगर ऑफिस जो जा रहे हैं, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइज है, मतलब पहन वहन के एकदम बढ़िया से जा रहा है सूट बूट में। एक बंदा है जो जैसे तैसे कर झोला वोला उठाया, अपना टिफिन विफिन पैक किया और निकल दिया, जो तिहाड़ी मजदूर हो गए। या फिर आपको हर दिन जो साफ साफ सफाई करने वाले, जो आपको घूम घूम के जो साफ सफाई करते हैं वो सब सारे, या फिर आपको स्ट्रीट वेंडर्स, वो सब सारे एक तरीके से क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल भी नहीं है। अब अनऑर्गेनाइज्ड का ऑफिशियली मीनिंग क्या होता है उसको आज समझेंगे हम लोग। इसमें दो एग्जाम्पल शुरुआत में मैंने दिया है कि डिवीजन ऑफ अगर सेक्टर्स देखा जाए तो दो सेक्टर्स को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। एक तो हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, एक अनऑर्गेनाइज। अब देखो दो एग्जाम्पल है, एक है कांता का और दूसरा है भाई एक तरीके से कौन, कमल का। अब देखो कांता क्या है, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। ये कांता कहाँ काम करता है भाई, ऑफिस में। एक सेट ऑफ आवर है इसका, 9:30 बजे से 5:30 बजे तक स्केड्यूल है, फिक्स स्केड्यूल है, जाता है आता है, मतलब जो 8 आवर्स जॉब जो है प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है। या फिर सी रिसीव, चलो कांता लड़की है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सी रिसीवर रेगुलर मंथली सैलरी, उसको रेगुलर मंथली सैलरी मिल रहा है, ठीक है। और अलोंग विथ अ बेनिफिट, और साथ ही साथ उसको बेनिफिट मिल रहा है किसका, पीएफ का, प्रोविडेंट फंड देते हो ना, पीएफ सब में जमा कटता है, फिर बाद में जाकर आपको जो वो फंड है वो रिटायरमेंट के समय मिलता है, जो पीएफ वाले फंड होते हैं। अब वो खास करके किस में मिलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये वहां पर काम कर रहा है। मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है, पेड हॉलीडे भी दिया जा रहा है इंक्लूडिंग संडे। मतलब जब अगर कोई ऐसे ऑफिशियल या ऑफिसर के रूप में अगर तुम काम करोगे या कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक प्रॉपर छुट्टी का, मतलब 10-12 दिन या फिर 15 दिन का छुट्टी साल भर में आप संडे के अलावा ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया, पेड लीव और संडे को छोड़कर, ठीक है, इंक्लूडिंग संडे या फिर कोई एक्सक्लूडिंग संडे रखता है, तो जैसा भी आप समझ लो। अपॉन स्टार्टिंग सी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। जब वो स्टार्ट करा था उन्होंने, तो एक तरीके से उसे क्या मिला था, अपॉइंटमेंट लेटर डिटेलिंग जॉब टर्म्स के बारे में बताया गया था। तो कांता वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कांता है वो कहाँ काम कर रही है भाई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्यों, क्योंकि ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड हो रहा है उसको। हाँ, कोई भी, प्राइवेट में भी बहुत सारे हैं जो 10 अगर वर्कर से ज्यादा काम कर रहा है वहां पर कोई, ठीक है, जो परमानेंट वर्कर है। हाँ होता है, वो एक्स्ट्रा, वो अलग बात है, वो अलग बात है, मिलती है। आप जाके गूगल में देखो पता चल जाएगा, आप जाके माइक्रोसॉफ्ट में देखो पता चल जाएगा। हम लोग यहाँ पर नहीं, देखो वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन एक तरीके से दे रहा है कौन से नहीं दे रहा है, लेकिन देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से परमानेंट है और वहीं पर काम कर रहा है, उसी से घर घर द्वार चल रहा है, तो एक तरीके से देना चाहिए भाई। ये बात बोला गया है। वो सब सारे प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऐसे बहुत सारे हैं जो बोलते हैं मैं 50,000 दे रहा हूँ स्कूल वाले, लेकिन देते हैं वो अपने टीचर्स को 10,000 12,000 रुपये। समझ रहे हो, साइन कराते हैं 50,000 पर और वो सरकार को दिखा रहे हैं मैं 50,000 दे रहा हूँ, लेकिन वो दे कितना रहे। तो ये सब सारे भी टीचर के साथ ना इंसाफी हो रहा है। इसलिए तो लोग जो स्कूल के टीचर्स हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे। तो ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, आता तो बहुत कुछ है, बहुत शानदार तरीके से आता है, उन्होंने पढ़ाई करी है। लेकिन कुछ कुछ टीचर्स हैं जो नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको उतना
तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है एज इन द सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। बाकी ये सारा चीज फॉलो अप करवा रहे हैं कि ड्रेस हो के आओ, ये आओ वो आओ, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांता किस में काम कर रही है, ऑर्गेनाइज। कमल जो है, कमल कांतास फ्रेंड, जो कमल है वो कांता का जो है वो एक तरीके से नेबर है। इज अ डेली वेज लेबरर एट अ ग्रोसरी शॉप, एक ग्रोसरी का शॉप है, वहां पर वो डेली काम करता है जाकर, और प्रॉपर तरीके से उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। क्या है, 7:30 बजे जाता है, कितने बजे आता है, करीबन कितना, साढ़े 6 घंटे, साढ़े 12, 7:30 से 7:30, 12.5 घंटे काम कर रहा है। ठीक है। कमल डज नॉट रिसीव एडिशनल, उसके साथ ही साथ उसको ना तो पीएफ मिल रहा है, ना ही उसे एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, ना ही उसके बच्चों के लिए कुछ भी जो प्रॉपर जो एक्स्ट्रा होता है, एडिशनल बेनिफिट जो मिलता है कहीं पर काम करने पर, तो वो एक तरीके से बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं हो रहा। ना ही पेड हॉलीडे मिल रहा है, ओनली पेड फॉर द डेज ही वर्क्स, और ऊपर से जितने दिन वो काम करेगा या करेगी उसके हिसाब से, या करेगा या ही है, ठीक है, तो एक तरीके से उतना ही उसे उतना ही वो उसका जो पैसा है वो मिल रहा है, उससे ज्यादा उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर वो बीच में एब्सेंट कर गई, बीमार हो गया या बीमार हो गई, कोई भी है, तो एक तरीके से उसका भी पैसा काट लिया जाता है कि नहीं। कहां पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कमल कहां पर काम कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इससे ये पता चलता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, बस दिखावा कर रहा है कि मैं खुश हूं, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, ये बात समझना है। हाँ, सवाल है, बताइए। अनऑर्गेनाइज्ड, अगर वो प्रॉपर, और वो भी देखना, जिस दिन अगर वो एक रहता है ना मंथली के बेसिस पे किसी को बांध दिया जाता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, और अगर जैसे बट वो तो हर महीने की सैलरी लेते हैं, हॉलीडेज की भी लेते हैं, हाँ, तब वो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऐसा है, ऐसी व्यवस्था में अगर काम कर रहे हैं, तब वो ऑर्गेनाइज्ड में आ गए। अगर ऐसी व्यवस्था में नहीं काम कर रहे हैं कि जितना दिन काम कर रहे हैं उतना ही का ही उनको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब हाँ अनऑर्गेनाइज। जैसे कि अब देखो बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग में मजदूर हैं, 4 दिन काम किया तो 4 दिन का ही पैसा उसको मिलेगा। जो उस स्ट्रक्चर में काम कर रहा है उसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड में रखेंगे, और जो उस स्ट्रक्चर में नहीं काम कर रहा है उसको अनऑर्गेनाइज्ड में रखेंगे। नहीं, वो सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब आंगनबाड़ी तो सरकारी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर और एक ऊपर से लास्ट एक और है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट लार्जली आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। और इसमें सरकार का भी ज्यादा कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है, सरकार के नियम कानून के अनुसार काम नहीं होता है। यहाँ पर जो भी काम कर रहा है वो किसके हिसाब से कर रहा है, अपने हिसाब। ठीक है, आगे देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर, आप एक एक करके समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनाइज सेक्टर, अब इतना समझ में आ गया, एक बार रीड करो तो। किए, मतलब क्या समझ में आया, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोवाइड फिक्स्ड एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या है, दो है, एक तो भाई वो फिक्स है, और ऊपर से उसे वो सिक्योरिटी मिल रहा है कि भाई मुझे और कहीं जाकर घूम घूम कर काम करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो भी होगा वो यहीं से होगा। अगर ऐसा कोई सेक्टर है तो वो कौन सा सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड। दिस इंडस्ट्री, अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो प्रॉपर तरीके से जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो टैक्स फाइल कर रहा है, अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, तो दिस इंडस्ट्री आर रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज वर्कर्स हो गए। लेकिन ये सब सारे इंडस्ट्री क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, जो ऑर्गेनाइज लोगों को रखते हैं या फिर ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो वैसा इंडस्ट्री जिसका रजिस्टर्ड हो रखा है गवर्नमेंट के साथ, एंड मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि वेरियस कानूनों के द्वारा जो है वो लाया गया। ठीक है, और जो इंडस्ट्री है वो कौन से कानून को मानते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मतलब सारी चीजों का। जैसे कि मान लो कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स का काम करने का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से पंखे की सुविधा है कि नहीं, वहां कैंटीन की व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, ऊपर से मिनिमम जो 8 घंटे का सैलरी है वो इंडस्ट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सब सारी रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करके चलते हैं। जो अनऑर्गेनाइज रहते हैं वो फॉलो करके नहीं चलते हैं, इसीलिए उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं बन पाती है। जो भी कंपनी बड़ी कंपनी बनेगी वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से ही चलना पड़ेगा।
अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चलेगी तो एक तरीके से उतनी बड़ी कंपनी कभी भी नहीं बन पाएगी। समझ में आया ये बात? तो क्या है कि प्रॉपर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट वो सब क्या करके चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर। दूसरा क्या है, इंप्लॉइज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय द, और जॉब सिक्योरिटी मतलब, जॉब सिक्योरिटी मतलब कि भाई हम 50 साल तक या 60 साल के बाद जो है वहाँ यहाँ से रिटायर हो सकते हैं, ये जॉब सिक्योरिटी है। हमें प्रॉपर तरीके से तनख्वाह मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमारी तनख्वाह जो है वो काट ली जाएगी, ठीक है, बिना कुछ कहे पूछे। समझ रहे हो? तो जॉब सिक्योरिटी एंड रिसीव द पेंशन, पेंशन भी मिलता है, क्यों? क्योंकि उसका क्या करता है, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। नहीं, अभी भी रिटायरमेंट मिलता है, पेंशन नहीं, रिटायरमेंट कोई जगह पर है पेंशन भी मिल रहा है, जैसे आर्मी में। हाँ देखो, मैक्सिमम जितना भी जैसे सैलरी होता है ना, अगर पेंशन मिल रहा है किसी भी पोस्ट में, जो भी जैसे, हाँ 5 लाख रुपया में आप रिटायर किए तो उसका जो है वो 50% जो आपको पेंशन मिलेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। और अगर आप मर गए और आपकी वाइफ जिंदा है तो आपकी वाइफ को उसका 50% मिलेगा ना। अच्छा, मतलब जीवन भर पिताजी नौकरी करें बच्चे भी पेंशन खाएं। जैसे किसी गवर्नमेंट पर जो गवर्नमेंट के लिए जॉब करता होगा, हाँ उसने जैसे 10 साल करा, हाँ 10 साल में उसने 12 लाख रुपए कमाए, तो जैसे ही वो जॉब छोड़ेगा 10 साल के बाद तो 12 लाख ना 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 ना, जो पर मंथ का सैलरी होगा ना उसका 50%। जैसे मान लो कि आज तुमने क्या बोला, 12 लाख कमाया, मैंने ये नहीं है, ये क्या कि मैंने बोला कि आज वो 1 जनवरी से वो है 1 जनवरी 2026 से वो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। और 1 जनवरी 2026 को उसकी अगर तनख्वाह कितनी है पर मंथ, तब उसका 50%। ऐसा नहीं कि वो कमाए 50 लाख तो 50 लाख का उसको 50% उसका हो जाएगा पेंशन, वो नहीं। समझ में आया? जो लास्ट महीने का जो उसका सैलरी होगा, सैलरी स्लिप जो होगा उसी का 50%। जैसे उस टाइम पे लोग की पेंशन बढ़ती आ रही है, हाँ अगर वो अभी भी जिंदा है, हाँ उनकी पेंशन नहीं बढ़ेगी ना, हाँ उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है सरकार देती है। इस साल नहीं, अगले साल बढ़ेगी। हाँ, पेंशन नहीं, सैलरी बढ़ रहा है, हाँ सैलरी बढ़ रहा है, ठीक है ठीक है। अब जो रिटायर हो गए उनका क्या ही करना, ठीक है उनको, लेकिन जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या, हाँ बढ़ के मिलती है, लेकिन वो सरकार पर डिपेंड कर रहा है कि वो दे रही कितना दे रही। जुला बढ़ाएगा, अच्छी बात है। हाँ वो पोस्ट पर भी डिपेंड करता है ना कि कानून में क्या है, किसके बारे में लिखा गया। अब हर एक जॉब पर नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब हर एक जॉब के लिए नहीं है, जैसे कि अभी 8वां वेतन लागू हो रहा है। 8वां मतलब मतलब ये 8वां चरण है वेतन बढ़ाने का। तो हर जो है करीबन करीबन 4-5 साल में जो है वो आपके, हाँ आपके जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होती है। बाकी तो आप अपना अपना प्रमोशन लिए तो उसमें तो आपका सैलरी इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी उसमें प्रमोशन होता है ताकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाए। जैसे मान लो कि महंगाई कितना बढ़ गया, बट इनकम इंक्रीजेस बाई 2%, तो ये गलत बात है कि नहीं? महंगाई बढ़ी 5% बट इनकम इंक्रीजेस बाई 2%, गलत बात है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए ताकि जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो भी बढ़े और साथ ही साथ वो खर्चे भी बढ़ाएं, जिसके वजह से उनको जो है वो एक तरीके से सैलरी भी बढ़ाया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही खास करके। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अभी भी वही हालत है, वो जो चाह रहे कॉन्ट्रैक्टर उसी तरीके से उससे काम करवा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू हैव अ लिटिल कंट्रोल, बहुत कम कंट्रोल देखने को मिलता है किस पर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ओवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड ऑल्दो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर ऑफन नॉट फॉलोड, लेकिन उसे कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है। और रूल्स एंड रेगुलेशन तो है लेकिन उसको कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि उन लोगों को एक तो अवेयरनेस नहीं होता है कि भाई हमें जो है चीजों को फॉलो करके भी चलना चाहिए। ये भी कानून है सरकार का कि भाई 8 घंटा काम करना चाहिए, 8 घंटा काम करने पर हमको छुट्टी भी मिलेगा, पेड लीव भी मिलेगा। वो सब कभी सवाल उठाते ही नहीं है। अब सवाल उठाएंगे नहीं तो जो पढ़े लिखे जो उनको एक तरीके से काम करवा रहे हैं वो फायदा उठा लेते हैं, ठीक है।
तो ये है, वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी। बिल्कुल भी वहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। आज अगर आपको चाह रहा है वो, तो आज आपको क्या कर दिया, निकाल दिया। क्या कर दिया, निकाल दिया। आप कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लो, सॉरी, अगर मान लो कि अगर आप कोई वैसे सेक्टर में काम कर रहे हो जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्रॉपर तरीके से तनख्वाह मिल रहा है, और आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा इल्जाम लगा के आपको हटा दिया, तो आप कंप्लेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यहाँ पर क्या प्रूफ है भाई कंप्लेन करने का? आपको ना पे स्लिप मिल रहा है, ना तो आपको सैलरी का कोई कागज बना के दे रहा है, ना तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, तो आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर जो है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो है इसमें काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ओवर टाइम वर्क इज नॉट कंपनसेटेड इन एनी वे। अब मान लो दुकानदार का मालिक कहीं गया हुआ, बोला भाई यार तू 2 घंटा देख लियो, और 2 घंटा का एक्स्ट्रा पैसा देता है क्या? नहीं देता। हाँ, वो ऑर्गेनाइज है। हाँ, उनका पीएफ भी, हाँ उनका पीएफ भी कटता है। जाके देखना, जैसे सेंट्रल मॉल है, मॉल ऑफ देहरादून है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली नहीं निकालते। अब जो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, हमेशा कहीं ना कहीं एक्सेप्शन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कभी भी आप निकाल दो, क्योंकि उनके पास अगर वो गलत तरीके से निकाल रहे हैं, ले ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हमें, हाँ जैसे कि अब मान लो कि हमें टाइमिंग तो मॉल खुलने का समय और बंद होने का समय सेम रहता है। जैसे देखना, सेंट्रियो में मैं एक बार बात कर रहा था वहाँ के स्टाफ से, मतलब जो लिफ्ट पे नहीं भैया खड़े रहते हैं, गए होगे सेंट्रियो तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, उससे मैंने बात करा तो वो बोला 8 घंटा हम काम करते थे। 8 8 घंटे में वहाँ 3 शिफ्ट में सिक्योरिटी लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी एक एजेंसी है जो वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करा रहा है, तो मतलब ऑर्गेनाइज हो गया। अब बोल रहा था उनका पेंशन भी कटता है, मतलब 1,000 रुपया महीना कटता है, तो 20 22 हज़ार रुपया तनख्वाह, तो 1,000 रुपया हर महीने कटता है, जो कि बाद में जब वो भी कभी भी छोड़ के जाएगा, या उसको कभी भी वहां से निकाला जाएगा, मान लो कि अचानक से मॉल ही बंद हो गया, तब क्या होगा? अब मान लो कि मॉल का जो है काम धंधा ही बंद हो गया, तो जबरदस्ती तो रखेगा नहीं ना लोगों को, जाएगा। तो फिर उसके बाद उसको उस समय पेंशन जो उसका पीएफ है, पीएफ का पैसा जो होगा उसको मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जहाँ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से काम हो रहा है, दैट ऑल कम्स अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज में बहुत सारी दिक्कतें अभी भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस ये आ सकता है, सवाल आपका एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है कि दोनों के बीच में 4 डिफरेंसेस क्या क्या है। अब 4 डिफरेंसेस क्या क्या है भाई, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जल्दी से। अगर यहाँ देखो, व्हाट इट इज मीन, सबसे पहले ऑर्गेनाइज रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड वीकली ऑफ, सिंपल सी बात है। अनऑर्गेनाइज में क्या है, इट हैज जनरली अ स्मॉल यूनिट एंड अ बिजनेस एंड अ शॉप। जो स्मॉल यूनिट, छोटे छोटे दुकान होते हैं, छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, वहां पर अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स हैं, उनको हम लोग बोल सकते हैं कि दे कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ एमडीडीए में, या फिर मान लो कि कहीं पर तुम डालन वाला में, या कहीं पर भी मान लो तुम क्लॉक टावर में, जो ऐसे खोल के बैठे हुए हैं, वो बिना कुछ रजिस्ट्रेशन के बैठ चुके हैं, इसका मतलब वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये बात है। रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड एंड सेट अप बाय द गवर्नमेंट। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। यहाँ पर नो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो, ऑल्दो दीज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर देम एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो, बाजार जो है, पलटन बाजार में बहुत सारे ऐसे दुकानें होंगे जो अनऑर्गेनाइज होंगे, अब बहुत सारे होंगे जो ऑर्गेनाइज। खोला जाता है दुकान वहां पर, या फिर दुकान का जगह जो सरकार के द्वारा दिया जाता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा होटल है, होटल के आगे चाय का पट्टे या चाय का भट्टा या कुछ भी, चाय का क्या बोलते हैं उसको, ठेला मैं भट्टी बोल रहा हूँ चाय, तो चाय का मान लो कि ठेला लगा के, तो वो क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वहां मान लो कि 2 लड़के हैं जो गिलास उलास धो रहे हैं, जो उनका प्रॉपर तरीके से कहीं नहीं, एक तरीके से उससे काम करवा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है वहाँ। नेचर एंड द वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क इज नॉर्मल एंड assured फॉर अ लॉन्ग टाइम एम्प्लॉयज एंड कांट बी एक्सपेल्ड विदाउट एनी जेन्युइन रीजन। जब तक कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगा तब तक आप उसे नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं। कुछ वैसा है तभी आप उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या, कोई रीजन नहीं चाहिए आपको, एक दिन झगड़ा हो गया उसके साथ, या उसका बात पसंद नहीं आया, आपने निकाल दिया। कोई दूसरा लड़का आ गया उससे कम पैसे में काम करने के लिए, तो आपने उसको निकाल दिया। देख रहे हो, ये सब सारे क्या है, विदाउट एनी नोटिस इनको अपने जॉब से निकाला जा सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एग्जाम्पल है, वर्कर इन अ लार्ज फैक्ट्री एंड क्लर्क इन एन, और यहाँ क्या, डेली वेज लेबरर और द वर्कर ऑफ अ शॉप एंड हैंडलूम वीवर्स है। कैसे नहीं, फैक्ट्री रजिस्टर्ड होता है ना भाई। सर मान लो उसकी लड़ाई हो जाती है, हाँ तो निकालते हैं, वो क्या नहीं, अगर वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड है,
अगर वो तो वो जा सकता है, वो जा सकता है कोर्ट। हाँ, कि मेरे को गलत तरीके से निकाल दिया, वहाँ इन्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, कोर्ट जा सकता है। अगर वो फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड, बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं ऐसे चला रहा है, तो उसमें कोई वो नहीं है। फैक्ट्री दैट ऑल या फिर विच आर रजिस्टर्ड कम्स अंडर द किसमें, ऑर्गेनाइज्ड। तो अब समझ में आ गया लगभग, अब तो याद भी हो गया होगा कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो 3-4 पॉइंट तो लिखित हो गए, अगर नहीं भी कुछ आएगा तो वैसे आना तो चाहिए। हाथ से बुनाई उनाई करते हैं ना, स्वेटर वगैरह, बहुत सारे देखना कि जो अभी जैसे यहाँ पर नेपाली बाजार लगता है या फिर बहुत सारी जगह पर तिब्बतियन मार्केट लगता है, तो तिब्बतियन मार्केट में बहुत सारे वुमेन्स को हायर करते हैं हैंडलूम के भाई, कि आप स्वेटर वगैरह जो बनाकर बेचें, ठीक है, या फिर आप स्वेटर बना के दो हम बेचेंगे। तो 8-10 वुमेन्स को वो लोग रखते हैं, तो कुछ ही समय के लिए रख रहे हैं फिर निकाल देते हैं, ठीक है, अनऑर्गेनाइज में। ठीक है, अब देखो भाई आगे आते हैं नेक्स्ट, अब चलते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो अब देखो हाउ टू प्रोटेक्ट, अब हमें क्या प्रोटेक्शन किसको देने की बात हो रही है, अनऑर्गेनाइज, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर तो पहले से प्रोटेक्शन में है। लेकिन हम अगर क्वेश्चन आ गया, सवाल आ गया, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बताओ भाई 4 रीजन क्या है। तो पहला रीजन लिखोगे कि द ऑर्गेनाइज सेक्टर नोन फॉर प्रोवाइडिंग अ डिजायरेबल जॉब्स बट इट्स ग्रोथ हैज बीन स्लो। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी एक है कि डिजायरेबल जॉब है, लेकिन उसका ग्रोथ एक तरीके से स्मॉल है। लेकिन यहीं पर अगर उल्टा देखा जाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है? हाँ, आगे स्मॉल बोला। नहीं अच्छा स्लो है क्या? जैसे कि मान लो और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो काम तो वहां पर उनको सिक्योरिटी तो है, लेकिन उतना जॉब वहां पर क्रिएशन नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से स्लो है ग्रोथ रेट, या स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल नंबर्स में वहां पर लोग काम कर रहे हैं। लार्ज नंबर में लोग काम कहाँ कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में। ठीक है, ये बात है। मेनी बिजनेसेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर टैक्टिक्स, इसीलिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं, क्योंकि वो किससे बचना चाहते हैं, टैक्स से। तो टैक्स से बचना चाहते हैं एंड इग्नोर द लॉज टू प्रोटेक्ट द वर्कर, कि वर्कर्स को कोई प्रोटेक्शन ना देना पड़े, टैक्स से बचे रहें, फायदा कमा कमा फिर निकलो, ऐसे वाली बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली द न्यूमरस इंडिविजुअल्स आर कंपेल्ड टू टेक द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जॉब्स व्हिच ऑफर्स वेरी लो सैलरीज। नहीं, कुछ जो लोग होते हैं जैसे घर की स्थिति खराब है या कुछ वैसी चीजें जिसके वजह से वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं, लेकिन कोई जाना तो चाहता नहीं है। इस कौन चाहता है भाई कि मेरे को क्या मिले, कम पैसा मिले। सब चाहते हैं कि मेरे को एक प्रॉपर वेज मिले, जिससे जिसके थ्रू हम चीजों को आगे लेकर चले। देयर अर्निंग आर ऑफन इनकंसिस्टेंट, उनका अर्निंग क्या इनकंसिस्टेंट है, इनसिक्योर है, लैकिंग बेनिफिट्स है। सिंस द 1990s many workers have shifted from the organized sector to the unorganized sector resulting to the lower wages। सोचो, अब बहुत सारे जो लोग हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि भाई मान लो हम बहुत माथा पिच्ची हो रहा था तो वहां से उठकर अब कहाँ पर आ गए, हाँ माथा पिच्ची नहीं हो गई, दिमाग का दही हो गया भयंकर, अब चलो यहाँ से। तो वो सब सारी चीजें हुई जिसके वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भीड़ है वो बढ़ा है। ठीक है, ये चीज है। दिस सिचुएशन अंडरस्कोर्स द नीड ओनली फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ हमें जॉब ज्यादा नहीं चाहिए, जॉब के साथ साथ हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि एक प्रॉपर वेजेस वगैरह जो है वो मिले। इसके लिए सरकार भी बहुत कदम उठा सकती है भाई। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, कदम उठा सकती है। और सरकार क्या कर सकती है कि जो वर्कर्स हैं उनको एक तरीके से एक प्रॉपर लिस्ट तैयार किया जाए, वर्कर्स लिस्ट तैयार किया जाए, और गवर्नमेंट जो है उस पर एक तरीके से एक्शन ले, या जितने भी बिजनेसेस हैं उनको रजिस्टर करने के लिए मजबूर करे। समझ रहे हो? तब इन सब सारी चीजों को कर कर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये काम नहीं होगा। ये प्राइवेट आदमी खुद तो करेगा नहीं, बोलेगा यार आप भाई तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं, तुम्हारे पेंशन देते हैं, हम रजिस्टर कराते हैं अपने। जब तक सरकार इस पर एक्टिवली काम नहीं करेगी तब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा वो बिल्कुल भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोला गया कुछ वल्नरेबल ग्रुप हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि आज एक तरीके से उन पर जकड़न जो है बहुत ज्यादा है। जैसे कि रूरल वर्कर्स रिप्रेजेंट्स लैंडलेस जो लेबरर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स नीडिंग एग्रीकल्चर सपोर्ट। बहुत सारे रूरल जो वर्कर्स होते हैं, है ना, जो लैंडलेस है, लैंडलेस मतलब जिनके पास जमीन
नहीं है। वो दूसरे के जमीन पर काम करते हैं, वो जमीन वाला कभी भी निकाल दे रहा है, कभी काम दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, मारपीट कर रहा है। तो उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। कौन सा एक वल्नरेबल ग्रुप है? रूरल वर्कर, जिनके पास जमीन कम है या जमीन है ही नहीं, या फिर तो उनको एक एग्रीकल्चरल सपोर्ट जो है वो एक तरीके से देना। हाँ, आगे जाके उनको एक प्रॉपर जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके तहत वो वहां से निकल पाए, ताकि अपनी फैमिली को अच्छा हेल्थ और एजुकेशन दे पाए। दूसरे बहुत सारे अर्बन वर्कर्स भी हैं, जैसे इनकम पासेस है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स मतलब वही बोलते हैं जो डेली वर्कर्स होते हैं। डेली वर्कर्स को भी एक तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज रिक्वायरिंग अ गवर्नमेंट एड। और जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं, वहां पर सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए कि वहां भाई आप एक तरीके से जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करो और उन लोगों को प्रॉपर सैलरी वगैरह दो, और हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम अपने बिजनेस को बढ़ाओ। तो ऐसे क्या कर सकते हैं? आप सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं ना दे सकते हो भाई, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो। जैसे कि अगर देखो बिहार में तेजस्वी यादव जी ने बोला क्या कि भाई हम सबको एक तरीके से सारे घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है। क्या पॉसिबल है? चांस ही नहीं है। ये तो मजाक है, सबसे बड़ा मजाक है। आप कैसे दे दोगे? चांस ही नहीं है। तो इसीलिए हमें प्राइवेट नौकरियों में या फिर प्राइवेट जितने भी बिजनेसेस हैं या बिजनेसेस जो भी पहले से स्टैब्लिश हैं और जो छोटे हैं उनको एक तरीके से बड़ा करके हम अर्बन के वर्कर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एक रूरल के हो गए, एक हो गया अर्बन का, ठीक है। और एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी होता है भाई। अब मान लो कि एक है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है। यार देखो यार कहाँ दिल्ली तिहाड़ी वाला हमें कुछ बोल रहा है, ऐसे लोग जो है वो करते हैं। तो हाईलाइटिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द शेड्यूल कास्ट। और अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन में देखा जाए तो कुछ एससी के लोग, एसटी के लोग, ठीक है, ट्राइब्स हैं जो लो पेड वर्कर से इरेगुलर जॉब्स जो होता है, जरूरी नहीं कि ये जाति वाला, उसके साथ ही साथ जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उन दोनों के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कौन? रिजर्वेशन तो कब कब से चालू हुआ, लेकिन वो किसमें है? सरकारी नौकरी में। प्राइवेट में थोड़ी ना है। प्राइवेट में आप बोलोगे मैं एससी हूँ तो मेरे को पहले नौकरी दो, और मैं ओबीसी हूँ तो मेरे को बाद में। कौन से? हाँ हाँ हाँ, जरूरी थोड़ा ना। तुमने क्या बोला? फिर से बोलो एक बार, देखना भी तुम्हारी बात रिपीट कर। तुमने क्या बोला? ऑर्गेनाइज्ड में सरकारी नौकरी नहीं मैंने बोला। ऑर्गेनाइज्ड में वैसे जो अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी फैसिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। सरकारी तो अपनी ही ऑर्गेनाइज है पहले, तो सरकारी फिर कैसे रहा? वो तो पहले से। प्राइवेट जितने भी नौकरी हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। सरकारी काम अनऑर्गेनाइज नहीं होता है, ठीक है, यह याद रखना, ठीक है ये बात। चलिए आगे अगर देखा जाए तो क्या है भाई, पहला रूरल। इन रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स मेनली इंक्लूड्स लैंडलेस एग्रीकल्चर्स है, लेबरर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो शेयर क्रॉपर्स मतलब जो दो मतलब 3-4 परिवार जो साथ में मिलकर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो वैसा। आर्टिशियंस बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड सच वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ये सब सारे आज भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या है? रूरल एरियाज के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के बारे में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सोचो, बड़े फार्मर हमारे देश में कितने हैं? 20% है, और 80% के पास 1 हेक्टेयर जमीन या उससे कम है। सोचो 1 हेक्टेयर मतलब उसमें एक तरीके से वो अपना खाने पीने का ही चला सकते हैं। तो एक तरीके से उनको सपोर्ट करो भाई, ताकि वो अदर एक्टिविटीज भी कर पाए, ठीक है। These farmers requires a support, timely delivery of seeds, agriculture inputs, क्रेडिट का मतलब लोन वगैरह मिला, ठीक है, लोन वगैरह मिले, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट। मतलब जो छोटे और जो इधर स्मॉल और जो मार्जिनल है, ठीक है, किसानों को जो है प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े, ताकि वो मार्केट में बेचकर और ज्यादा पैसा कमा पाए। तो अगर कोई बोलेगा रूरल जो वर्कर्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कैसे बाहर लाया जा सकता है, तो ये सब दिस फार्मर रिक्वायर्स अ सपोर्ट थ्रू अ टाइमली डिलीवरी, कि बीज वगैरह सही से मिले,
सही से एग्रीकल्चरल इनपुट मिले, ट्रैक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी मिले, सारी फर्टिलाइजर्स वगैरह उनको प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी की, अब अगर उनके पास ज़्यादा पैदावार हो गया तो वो उस पैदावार को एक सरकारी गोडाउन में जाकर रख पाएँ, ठीक है। इस तरीके की व्यवस्था देनी चाहिए। और फैसिलिटी भी साथ ही साथ उसको मार्केटिंग आउटलेट कि आप मार्केट कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर एक और हो सकता है, अवेयरनेस। अवेयरनेस फैलाना कि आपका भाई आपका फसल का दाम कितना है कितना नहीं है। सरकार बहुत पहल भी कर रही है इस पर कि ऐप वगैरह लॉन्च कर रही है, जिसके तहत वो बता रही है कि भाई हाँ ये अनाज का इतना किलो मार्केट में रेट है, तो आप यहाँ जाके बेच सकते हैं, यहाँ जाके नहीं बेच सकते हैं। तो वो सब सारी फैसिलिटी जो है रूरल एरियाज को निकाला जा सकता है अगर ये सब सारी चीजें की गई। अर्बन वर्कर्स को क्या किया जा सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफ अर्बन एरियाज कंप्राइजेस कौन कौन? जो स्मॉल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कैजुअल वर्कर्स में काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि हमने ड्राइवर वगैरह रख लिया, ऐसे अनऑर्गेनाइज में कि ऐसे चलो लाइसेंस उसके पास तो हमने उसको रख लिया, फिर जब जब मन किया तब हमने निकाल दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर जो लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से वहां के दायरे से बाहर निकाला जाए। अब उसको कैसे बाहर निकाला जाएगा भाई? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। इनको भी सरकार क्या दे? गवर्नमेंट क्या दे? गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करे ताकि वो क्या कर पाए? अपने आप को सपोर्ट कर पाए अपने बिजनेस को और वहां बढ़ा पाए। इसका मतलब सारे जगह जो है गवर्नमेंट को एक तरीके से सपोर्ट करके चलना चाहिए और एक प्रॉपर प्रोटेक्शन भी देना चाहिए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कम किया जा सकता है भाई? तो अगर बोला जाए, वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और बैकवर्ड कम्युनिटीज आर ऑफन फाउंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। नहीं बोलते कि अगर जो सीवर लाइन में जो काम करेगा, सीवर लाइन में मतलब मान लो कि अगर जो कूड़ा वगैरह साफ कर रहा है, कूड़ा जो आपके घर से ले जा रहा है, वो SC और ST होगा। बहुत सारी जगह ऐसा है मानना, ठीक है, कि वो बड़े जाति के लोग नहीं करेंगे, तो वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करना चाहिए। उसे खत्म कौन करेगा? सरकार करेगी। कैसे करेगी? अवेयरनेस को फैला के, जागरूकता को फैला के, उन लोगों को एक प्रॉपर एक मीडियम देके, ताकि उन लोगों को भी वो सब सारे काम मिल सके जो एक बड़े जाति को मिल पा रहा है, जो अभी भी बहुत सारे जगह पर जो है वो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात है। इन एडिशन, फेसिंग irregular and लो पेड जॉब वर्कर्स, दिस वर्कर्स ऑल्सो डील विद सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जिनको कम पैसा मिल रहा है भाई, मान लो कि एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो एक बंदा है वो उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, एक को कम पैसा मिल रहा है, मतलब ये सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? अगर मान लो कहीं पर जो है एक महिला काम कर रही है, उसको कम पैसा मिल रहा है, और कहीं पर अगर पुरुष काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो एक तरीके से गलत है ना। ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला, देखो यहाँ एक मुखिया, ये क्या है, मान लो कि ये प्रधान है और ये वहाँ का अध्यापक है सरकारी स्कूल में भाई, तो एक तरीके से इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं, छोटी लड़की के साथ। ये इसने क्या बोला भाई, छोटी जाति का है तो ये यहाँ बैठेगा, बाकी सारे लोग यहाँ बैठेंगे। तो एक तरीके से ये सब भी डिस्क्रिमिनेशन जो आगे चलकर जो है जॉब का रूप ले लेता है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बात है, इंपॉर्टेंट समझ कर चलना है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और कल वाले क्लास जो होंगे वो लास्ट क्लास होगी इसकी, ठीक है, मतलब जो सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लास्ट में क्या पढ़ेंगे? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और उससे मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊं, कुछ क्वेश्चंस करवाऊं, 8-10 क्वेश्चंस लाएंगे एमसीक्यूज में। हो सकता है 10-15 एमसीक्यूज करवाता हूँ कि किस तरीके का, देखते हैं कि तुम लोग जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो, ठीक है। क्या समझे भाई आज ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस? ऑर्गेनाइज सेक्टर पेड होता है, हाँ, वीकली पेमेंट देते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड आवर होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें पता होता है कि 7 बजे से 7 बजे तक आपको काम करना है। और अनऑर्गेनाइज में पेड पेमेंट नहीं होती। वल्नरेबल ग्रुप कौन होते हैं? वल्नरेबल उसमें वर्किंग डेज के हिसाब से पेमेंट होती है। अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप कौन होते हैं? जिनको आज भी फेस करना पड़ रहा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और जो रूरल वर्कर्स हैं और जो अर्बन वर्कर्स हैं, जो डेली वेजेस या दिहाड़ी वाले। चलिए ठीक है, चलिए भाई कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।